की है और बड़ा कंसेप्चुअल है कि जो एक पर्टिकुलरली इस कंटेंट का जो रिलेशन है वो एफएससी के स्टूडेंट्स के साथ है और बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए भी इसकी अंडरस्टैंडिंग जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग, इलेक्ट्रॉन्स की प्लेसमेंट, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जितने भी फैक्टर्स हैं, इवन आप एडवांस क्लासेस में चले जाएं तो वहाँ पर जब आप मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, डायमैग्नेटिक बिहेवियर, वो सारे का सारा जो है वो रिलेट करता है इलेक्ट्रॉन्स की एटम के अंदर पोजीशन पे, लोकेशन पे। तो क्वांटम नंबर्स जो है बेसिकली दिस इज अ सेट ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यूज which were calculated by Schrödinger wave equation। इससे प्रीवियस जो एटॉमिक मॉडल था वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल था। बोहर ने अपने एटॉमिक मॉडल को सिंपलेस्ट केस हाइड्रोजन के लिए सॉल्व किया। अच्छा, अब हम जब बोहर के मॉडल के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं तो उसमें हम सबसे पहला डिफेक्ट ये डिस्कस करते हैं कि ये वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम को एक्सप्लेन करता है, वो चाहे हाइड्रोजन न्यूट्रल हो या हीलियम +1 हो या लिथियम +2। जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है थ्योरेटिकली तो उसके लिए सबसे पहले सिंपलेस्ट केस को स्टडी किया जाता है। अब बोहर के ड्रॉबैक्स जब हम पढ़ते हैं तो कुछ बच्चों के जहन में ये सवाल आता है कि उस वक्त तो बहुत सारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे, तो बोहर ने हाइड्रोजन का ही क्यों मॉडल डिस्कस किया। तो हाइड्रोजन का मॉडल डिस्कस करने की रीज़न ये थी कि वो सिर्फ पहले सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम को सॉल्व करना चाहता था। जब एक सिंपल केस सॉल्व हो जाए तो फिर उसके बाद एडवांस और कॉम्प्लिकेटेड एटम्स के स्ट्रक्चर को भी एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो बोहर के जो डिफेक्ट्स थे उसमें डिफेक्ट ये था कि वही एलिमेंट, उसी एलिमेंट का स्पेक्ट्रा जब हम किसी एडवांस स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से स्टडी करते हैं तो उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो मल्टीपल हो जाती हैं। इसी तरह जब एलिमेंट को मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसका एटॉमिक स्पेक्ट्रा स्टडी किया जाता है या उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख के उसका स्पेक्ट्रा स्टडी किया जाता है तो न्यूट्रल इन्वायरमेंट से कंपेयर करने पे मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक फील्ड की प्रेजेंस में जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो ज़्यादा हो जाती हैं। तो इसको आपने बोहर के डिफेक्ट्स में पढ़ा हुआ है, सीमेंस इफेक्ट और स्टार इफेक्ट। तो बेसिकली क्वांटम नंबर जो हैं ये ऐसे ही हैं जैसे किसी एक पर्सन का एड्रेस आपने बताना हो, किसी के नाम पे कोई आपने लेटर सेंड करना हो तो सबसे पहले उसका नेम मेंशन किया जाता है, उसका सिटी मेंशन किया जाता है, उसका स्ट्रीट नंबर मेंशन किया जाता है, हाउस नंबर मेंशन किया जाता है। या किसी स्टूडेंट का कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एड्रेस बताना हो तो उसके लिए भी उसकी यूनिवर्सिटी, उसका डिपार्टमेंट, उसके क्लास का सेक्शन का नंबर। तो इसी तरह क्वांटम नंबर जो है ये किसी इलेक्ट्रॉन की या मल्टीपल इलेक्ट्रॉन की एटम में पोजीशन को, उसकी एनर्जी को, उसके न्यूक्लियस से डिस्टेंस को डिस्क्राइब करते हैं। तो जो फर्स्ट क्वांटम नंबर है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। ये क्वांटम नंबर बोहर ने भी डिस्क्राइब किया था। बोहर के मुताबिक भी एटम के अंदर मल्टीपल एनर्जी लेवल्स हैं। जब इलेक्ट्रॉन किसी लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और जब वो हाई एनर्जी लेवल से वापस लोअर एनर्जी लेवल पे आता है तो वो एनर्जी जो है वो इवॉल्व करता है। अब हम मॉडल को डिस्कस कर लेते हैं क्वांटम नंबर्स को एक्सप्लेन करने के लिए। तो हमने एक सर्कुलर शेप के अंदर एटॉमिक मॉडल ड्रा किया, जबकि एटम जो है वो सर्कुलर नहीं होता, वो स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसके मिडल में रेड कलर में जो है वो न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन या अदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं। अब न्यूक्लियस के अराउंड सर्कल में हमने मल्टीपल शेल्स ड्रा किए। ये जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है इसको बोहर ने भी एनर्जी लेवल का नाम दिया। बोहर के मुताबिक ये मेन एनर्जी लेवल है। इसी एनर्जी लेवल को श्रोडिंगर ने नाम दे दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, और इसके लिए जो है वो नोटेशन उसने यूटिलाइज की है। एन की वैल्यू जो है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती।
n की वैल्यू हमेशा क्या होगी 1 से स्टार्ट होगी, क्योंकि शेल की वैल्यू क्या है 0 तो नहीं हो सकती, ये वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो सकती है 1, n की वैल्यू 1। दूसरे एनर्जी लेवल को हम कह सकते हैं n इज इक्वल टू 2, थर्ड शेल जो होगा वो n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, n इज इक्वल टू 6, 7 और इनकी वैल्यू जो है वो इन्फिनिटी भी हो सकती है। यही नंबरिंग जो 1, 2, 3 है इसको एक और नॉमेनक्लेचर से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। इसके लिए 1 की बजाय k, 2 की बजाय l, 3 के लिए m और 4 के लिए n, mn। तो ये मेन एनर्जी लेवल है। इस एनर्जी लेवल को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। इसके लिए डिफरेंट टर्मिनोलॉजी जो है वो उसके अंदर यूटिलाइज हुई होगी। इसको ऑर्बिट भी लिखा गया होगा बुक्स के अंदर, इसको शेल भी लिखा गया होगा। तो अब तक की जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, जो बोहर का एनर्जी लेवल था उसको श्रोडिंगर ने नाम दे दिया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का, और उसके जो कॉमन नेम्स हैं वो ऑर्बिट भी है, शेल भी है, और इसको हम 1, 2, 3, 4 से भी नोटेट कर सकते हैं और KLMN से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब n हमें क्या बताता है? n हमें बताता है इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से डिस्टेंस और इसकी एनर्जी। अगर n की वैल्यू हायर होगी तो इट मींस n इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी हायर ऑर्बिटल के अंदर मौजूद है। n की वैल्यू ज्यादा होगी तो एनर्जी भी इसकी ज्यादा होगी। तो ये बेसिकली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है। अब एक ही एलिमेंट की जब ऑब्जर्वेशन, जब स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्टडीज जो है वो हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से की गई, तो ये पता चला कि उस एलिमेंट के एटॉमिक उसकी जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो ज़्यादा है। तो ज़्यादा से मुराद ये है कि अगर तो ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, हम सपोज कर लेते हैं कि जी एनर्जी लेवल 3 से इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेवल 1 पे आता है, तो उससे कोई रेडिएशन एमिट होती है और उससे कोई स्पेक्ट्रा के अंदर एक लाइन अपीयर होती है। लेकिन जब हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से यही ऑब्जर्वेशन की गई तो पता चला कि 3 से जब 2 में आता है तो ये लाइन जो है वो फर्दर स्मॉल लाइंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी बिल्कुल ऐसे ही है। जब दूर से आप किसी चीज़ को देखें तो हो सकता है वो आपको एक ही चीज़ फील हो रही हो, एक ही लाइन हो, लेकिन जब उसके करीब जाएं तो आपको पता चले कि ये मल्टीपल लाइंस हैं। इसी तरह कैमरा की एग्जांपल ले लें, हाई रेजोल्यूशन कैमरा से देखें तो वो कोई पिक्चर, कोई लाइन, कोई इमेज जो है वो आपको ज़्यादा क्लियर नज़र आता है। इसी तरह जब वक्त गुजरने के साथ साथ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर भी एडवांस हुए तो पता चला कि ये एक लाइन जो है वो फर्दर लाइंस में डिफ्यूज है। इसका मतलब ये है कि इस एनर्जी लेवल के अंदर भी कुछ फर्दर एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं। फर्दर जो स्पेक्ट्रल लाइंस थी उनकी जो डिपिक्शन थी, उनकी जो रीज़न थी वो ये थी कि इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर फर्दर भी कुछ क्वांटम नंबर मौजूद है, फर्दर कुछ एनर्जी लेवल्स मौजूद हैं। उन एनर्जी लेवल्स को एक्सप्लेन करने के लिए श्रोडिंगर ने न्यू क्वांटम नंबर एक्सप्लेन किया, दैट इज कॉल्ड एज एजीमुथल क्वांटम नंबर, और इसको प्रेजेंट करते हैं एल से। तो अब एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के अंदर कितने फर्दर एजीमुथल क्वांटम नंबर हो सकते हैं, तो उसके लिए ये स्टडी किया गया कि जब पहला शेल होता है तो पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल है, पहले शेल के अंदर एक ही एल है और उस एल की जो वैल्यू है वो 0 है। दूसरा जो सब शेल है उसके अंदर एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है वो 2 है। फर्स्ट वन जो होगा उसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 0 होगी और सेकंड के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू 1 होगी। जो तीसरा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है उसके अंदर 3 एजीमुथल क्वांटम नंबर होंगे। हर केस में एल की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट
0 से L0, L1 और L2। जो फोर्थ शेल है उसके अंदर 4 एजिमुथल क्वांटम नंबर है। L इज इक्वल टू 0, L इज इक्वल टू 1, L इज इक्वल टू 2, L इज इक्वल टू 3। अब इसी बात को हम इस मॉडल से अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इस मॉडल के मुताबिक ये है कि पहला जो n है इसके अंदर सिर्फ एक ही सब शेल है। दूसरा जो एनर्जी लेवल है इसके अंदर 2 सब शेल हैं। एक को मैं थोड़ा सर्कुलर शेप में बना देता हूँ और दूसरे को मैंने एक रेक्टेंगुलर शेप में बना दिया। ये लेटर हम डिस्कस करेंगे कि इसको मैंने सर्कुलर शेप में क्यों बनाया और इसको मैंने रेक्टेंगुलर शेप में क्यों बनाया। जो थर्ड एनर्जी लेवल है उसके अंदर कितने एजिमुथल क्वांटम नंबर होंगे? 3। एक जो है ये पहला जो क्वांटम नंबर है इसके लिए L की वैल्यू क्या है? 0। इसके लिए भी L की वैल्यू 0, इसके लिए भी L की वैल्यू 0। अब ये जो रेक्टेंगुलर मैंने बनाया है इस केस में इसके लिए L की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। तीसरे में L कितने हो जाएंगे? 3। और इन दो को मैंने इसके लिए L की वैल्यू 1, इसके लिए L की वैल्यू 2, यानी थर्ड शेल के अंदर 3 सब शेल मौजूद है। जिस तरह हमने यहाँ पे पढ़ा कि N को हम ऑर्बिट कह सकते हैं, शेल कह सकते हैं, इसी तरह ये जो एजिमुथल क्वांटम नंबर है इसको हम सब शेल कहेंगे। तो इसके डिफरेंस को इंडिकेट करने के लिए इसको मैं लिख रहा हूँ ब्लू कलर के अंदर। सब शेल स्टैंड्स फॉर N या एजिमुथल क्वांटम नंबर। तो इन सिंपल फॉर्म हम ये कह सकते हैं कि एक एनर्जी लेवल के अंदर एक शेल के अंदर फर्दर सब शेल मौजूद है। पहले शेल के अंदर एक ही सब शेल मौजूद है, दूसरे शेल के अंदर 2 सब शेल मौजूद हैं, तीसरे शेल के अंदर 3 सब शेल मौजूद हैं, चौथे के अंदर 4 सब शेल मौजूद हैं। तो पहले शेल के अंदर जो सब शेल है उसका L जो है वो 0, उसका L 0। अच्छा जी, अब N जब 2 होगा तो इसके लिए L 0 और L 1। थर्ड के लिए L 0, L 1 और L 2। फोर्थ शेल के लिए L 0, L 1, L 2 और L 3। अब 0, 1, 2, 3 से क्या मतलब? 0 जब पहला शेल है इसके अंदर जो सब शेल है उसकी जो शेप है वो स्फेरिकल शेप है जो, और इसका नाम जो है वो है, इसका जो नाम है वो है S। अब इस S का जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है वो है 1। तो अब इस S के साथ मैं लिख दूंगा 1S, राइट। अच्छा, अब ये जहां पे भी L 0 है उसका मतलब क्या होगा? S। यहां पर भी क्या आ जाएगा? S। यहां पर भी आ जाएगा S। अच्छा, अब L1 का मतलब है P सब शेल। तो L1 के साथ हम लिख देंगे P, L1 के साथ लिख देंगे P। L2 का मतलब है D और L4, L3 इज इक्वल टू F। अब हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये S जो है ये पहले शेल का है, दूसरे शेल का है या तीसरे शेल का है? तो उसको इंडिकेट करने के लिए हम पहले के साथ हमने 1 लिख दिया, दूसरे के साथ हमने 2 लिख दिया। अब ये जो L है ये थर्ड शेल का 3S, ये 3P, ये 3D। अब ये चारों जो है फोर्थ शेल से बिलोंग करती हैं, 4S, 4P, 4D एंड 4
राइट। तो यूं जो है एक शेल के अंदर फर्दर सब शेल है। एजीमुथल क्वांटम नंबर के अंदर यानी सब शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे इसको डिटरमाइन करने का फार्मूला है 2 × 2n+1। तो इसको अगर हम पहले शेल के अंदर के लिए सॉल्व करें तो पहले शेल के लिए 2 × 0 हो जाएगी, क्योंकि पहले शेल के अंदर जो सब शेल है उसकी वैल्यू है 0, प्लस 1। तो 2 जब 0 से मल्टीप्लाई होगा तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0, 0 प्लस 1 की वैल्यू आ जाएगी 1, तो इसका आंसर आ जाएगा 2। तो इट मींस के एस सब शेल कहीं पे भी होगा तो उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट हो सकते हैं उनकी वैल्यू क्या होगी 2। तो अब हम एस सब शेल के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2। अब जो नीचे पैरेंथेसिस में लिख रहा हूँ ये मैं इनका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लिख रहा हूँ। इसी तरह इसके अंदर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2। अच्छा, अब नेक्स्ट जब एल की वैल्यू 1 होगी तो 2 × 1 + 1, तो 2 + 1 हो जाएगा 3, 3 × 2 हो जाएगा 6। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पी सब शेल है उसके अंदर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो अकोमोडेट हो सकते हैं वो 6 हैं। यहाँ पर भी पी के नीचे 6 लिख देते हैं। अच्छा, जब डी के लिए सॉल्व करेंगे तो डी के लिए एल की वैल्यू होती है 2, तो जब यहाँ पर 2 लिखेंगे 2 × 2 4 हो जाएगा, 4 + 1 5, 5 × 2 हो जाएगा 10। तो इट मींस के डी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 10। अच्छा, अब जब हम F के लिए सॉल्व करेंगे तो F के लिए L की वैल्यू होती है 3, तो इसका यहाँ पे आंसर आ जाएगा 40। अच्छा, अब ये S P D F ये जो लेटर्स हैं ये किस चीज को इंडिकेट कर रहे हैं? ये इंडिकेट कर रहे हैं इनकी स्पेक्ट्रल लाइंस की पैटर्न को। जब भी इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशन S सब शेल में होगी उससे जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होगी दे विल बी वेरी शार्प। जब इलेक्ट्रॉन की ट्रांजिशंस जो है वो P सब शेल में होगी तो उससे जो स्पेक्ट्रल लाइन जनरेट होगी उनमें एक प्रिंसिपल लाइन जरूर होगी। लेकिन जब D में से ट्रांजिशन होगी तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस प्रोड्यूस होगी वो डिफ्यूज्ड होगी, और जब F सब शेल से ट्रांजिशन होगी तो उसमें कोई फंडामेंटल लाइंस जो है वो जरूर होगी। तो ये जो S P D और F नोटेशंस हैं ये किस चीज से रिलेट कर रही हैं? इन सब शेल से जब इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन होती है उस ट्रांजिशन के नतीजे से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उस एनर्जी की जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं दे विल बी ईदर शार्प, प्रिंसिपल, डिफ्यूज्ड और फंडामेंटल डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ सब शेल। तो इसको मैंने स्टार्ट में बताया था कि इसको मैंने रेक्टेंगुलर क्यों लिखा है। इसको रेक्टेंगुलर इसलिए लिखा है कि इसके अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 6 आ सकते हैं। ठीक हो गया। तो अब इसके अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स मौजूद हैं। पहले हमने पढ़ा शेल के अंदर सब शेल के अंदर फर्दर एनर्जी लेवल होते हैं, दे आर कॉल्ड एज ऑर्बिटल्स। तो P के अंदर 3 ऑर्बिटल है, इनकी डिटेल हम नेक्स्ट क्वांटम नंबर में डिस्कस करते हैं। तो बिफोर गोइंग इनटू डिटेल ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर मैं यहीं पे बता रहा हूँ कि P के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं और D के अंदर जो है वो 5 ऑर्बिटल है। हर एक ऑर्बिटल के अंदर जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो कहीं पे भी S सब शेल होगा उसके अंदर इलेक्ट्रॉन का 1 पेयर आएगा, P के अंदर जो है वो 3 पेयर आएंगे, D के अंदर जो है वो 5 इलेक्ट्रॉन के पेयर आएंगे। दैट वाज ऑल अबाउट एजीमुथल क्वांटम नंबर। अब हम डिस्कस करते हैं मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो है इसका नाम इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू मैग्नेटिक फील्ड। तो हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के डिफेक्ट्स में भी पढ़ा था कि जब उसी एलिमेंट के स्पेक्ट्रा को हम विदाउट मैग्नेटिक फील्ड ऑब्जर्व
ऑब्जर्व करते हैं तो उसके अंदर नंबर ऑफ लाइंस डिफरेंट है, लेकिन जब उसी एलिमेंट को हम इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्पेक्ट्रल स्टडीज करते हैं तो नंबर ऑफ लाइंस जो है वो इंक्रीज हो जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो है ये चार्ज पार्टिकल्स हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। जब इनके ऊपर चार्ज है तो इनका कोई मैग्नेटिक मोमेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट मीन्स कि कोई ना कोई उसकी मैग्नेटिक टाइनी मैग्नेटिक फील्ड है जिसकी कोई ना कोई डायरेक्शन है। जब मैग्नेटिक फील्ड एब्सेंट है तो कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है, कोई इस डायरेक्शन में है। वो 3 डायमेंशंस में कहीं ना कहीं रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है। लेकिन जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया जाता है तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में कुछ मैग्नेटिक डोमेन जो है वो अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो जाती है, कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अपने आप को अपोजिट टू मैग्नेटिक फील्ड अरेंज कर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स के जो मैग्नेटिक मोमेंट हैं, जो मैग्नेटिक डिस्ट्रीब्यूशन है वो इफेक्ट होती है। इट मीन्स कि उनके अंदर जो एनर्जी लेवल्स हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। एनर्जी लेवल एग्जिस्ट करते हैं लेकिन उन एनर्जी लेवल्स की जो रिप्रेजेंटेशन है वो कब होती है? जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं। तो दैट्स व्हाई दिस क्वांटम नंबर इज कॉल्ड एज मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब देखना ये है कि एस सबशेल के अंदर मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में फर्दर कितने एनर्जी लेवल प्रोड्यूस हो सकते हैं। पी सबशेल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितने सबशेल ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ताकि स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लियर हो जाए। इसके लिए जो टर्म बार बार यूज होगी वो होगी शेल, इसके लिए जो टर्म बार बार यूज होगी वो होगी सबशेल, इसको शेल या ऑर्बिट, और इसके लिए जो टर्म यूज होगी दैट विल बी ऑर्बिटल। ऑर्बिट, सबशेल एंड ऑर्बिटल। तो अब जरा ज्यादा क्लैरिफाई हो जाएगी बात कि एस सबशेल के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कितने सबशेल होते हैं। तो उसके लिए एक ही सबशेल होता है, उसको नोटेट करते हैं 0 से। 0 से मुराद ये है कि यहाँ पे हमने बात की रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे कुछ अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज हो जाएंगे, कुछ अपोजिट टू डायरेक्टिव फील्ड। ये हम रिप्रेजेंट कर देते हैं कि ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अपवर्ड है। तो अपवर्ड रेड एरो का मतलब है ये वो इलेक्ट्रॉन है जिन्होंने अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड अरेंज किया है, और डाउनवर्ड का मतलब है जिन्होंने अपोजिट। अच्छा, अब एस जो है इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स के पास कोई फर्दर अरेंजमेंट की अपॉर्चुनिटी नहीं है। जिस तरह मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में था उसी तरह मैग्नेटिक फील्ड की जिस तरह मैग्नेटिक एस के पास कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है अपने आप को फर्दर किसी एनर्जी लेवल में डिस्ट्रीब्यूट करने की। जिस तरह वो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में था उसी तरह वो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है। लेकिन पी जो सबशेल है इसके अंदर 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर जो एम है वो कितने हो सकते हैं? 3, -1, 0 और +1, राइट। एस सबशेल के अंदर ऑर्बिटल है एक, लेकिन पी सबशेल के अंदर ऑर्बिटल जो है वो है 3। अच्छा, अब हम जब डी की बात करें तो डी के लिए जो सबशेल है वो 5 है, -2, -1, 0, +1 और +2। इसका मतलब ये है कि मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में एस सबशेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो फर्दर अपनी कोई अरेंजमेंट नहीं कर सकता है। जिस तरह वो एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में था उसी तरह वो प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड में है। लेकिन पी के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास अपॉर्चुनिटी है कि वो 3 तरह से अपने आप को अरेंज कर सकता है। डी सबशेल के अंदर इलेक्ट्रॉन के पास पॉसिबिलिटी है कि वो 5 ओरिएंटेशंस में अपने आप को डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। अब ये जो सबशेल्स हैं, सबशेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं, इनके नाम जो हैं इसके लिए
पी एक्स, पी वाई और पी जी। पी एक्स जो है वो, अगर इसको हम एक्स एक्सिस कहें तो वो अपने आप को एक्स एक्सिस के अराउंड अरेंज किया होगा। अगर हम इस एक्सिस को वाई एक्सिस कहें तो ये वाई एक्सिस के अराउंड अरेंज होगा, और ये वाला एक्सिस अगर जी है तो इसकी अराउंड जो ऑर्बिटल है वो जी होगा। ये इस तरह से लग रहा है, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि ये शायद टिल्ड है। ये टिल्ड नहीं है। अगर ये 3 मार्कर है मेरे पास, तो इन तीनों का मैं अगर अपने आपस में अरेंज करूं यूं, तो ये तीनों मार्कर्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ राइट एंगल बना रहे हैं। तो ये जो ब्लैक मार्कर है ये एक्स एक्सिस है, जो ब्लू मार्कर है वो वाई एक्सिस है, और जो रेड है वो जी एक्सिस है। अब रेड वाले को हम बोर्ड पे ड्रा नहीं कर सकते, क्योंकि हाफ पार्ट इसका बोर्ड की बैक साइड पे और हाफ जो है वो बोर्ड से आउटवर्ड प्रोजेक्टेड है। तो बोर्ड पे ड्रा करते हुए रेड वाले को थोड़ा सा टिल्ट दिखा दिया जाता है, तो बच्चे से कंफ्यूज होते हैं कि शायद ये कहीं इन दोनों के दरमियान में है। तो एनी हाउ इसकी फर्दर जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं, ताकि बच्चे आसानी से इनकी शेप्स को अंडरस्टैंड कर पाए। अब डी सबसेट के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी जो नेम्स हैं वो डी एक्स वाई, डी वाई जी, डी जी एक्स, डी एक्स वाई वाई जी, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जी स्क्वायर। अब डी एक्स वाई जो है, पी जो है उसके अंदर एक डबल है, डी के अंदर जो है वो डबल है। अगर इसको हम एक्स कह दें, इसको वाई कह दें, तो ये एक्स और वाई प्लेन के दरमियान है। अब इसको बोर्ड पे हम एक्सप्लेन नहीं कर पाते, इसलिए इसकी पिक्चर जो है वो हमने इस लेक्चर के अंदर ऐड कर दी है 3D, जिससे स्टूडेंट्स को समझने में आसानी होगी कि एक्स वाई जो है वो एक्स और वाई प्लेन के दरमियान में होते हैं, वाई जी जो है वो वाई और जी प्लेन के दरमियान में है, जी एक्स जो है वो जी और एक्स प्लेन पे है। तो डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जो है ये एग्जैक्टली एक्स और वाई एक्सिस पे मौजूद है, और डी जी जो है ये जी एक्सिस पे है, और इसका एक छोटा सा सर्कुलर या स्फेरिकल कॉर्नर है। तो इसकी पिक्चर के अंदर जो है वो आपको ये इनकी शेप्स जो है वो क्लियर होगी। अच्छा जी, स्टूडेंट ने क्वेश्चन किया था कि जी ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नहीं होता, तो ऐसा नहीं होता, ये सिर्फ उसको प्रेजेंट करने के लिए इन दोनों के मिडल में डैश डाल दी जाती है। तो ये भी डी एक्स स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है इस ऑर्बिटल का। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट क्वांटम नंबर, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर जो है इसके भी नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि देयर इज समथिंग रिलेटेड टू स्पिन। स्पिन जो है ये किसी भी चीज की अपने एक्सिस के अराउंड जो मूवमेंट है दैट इज कॉल्ड एज स्पिन। जिस तरह अर्थ जो है ये अपने एक्सिस के अराउंड भी मूव करती है और सन के अराउंड भी रिवॉल्व करती है। तो दो तरह की मूवमेंट है, एक स्पिन और एक रेवोल्यूशन। एग्जैक्टली इन द सेम पैटर्न इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड स्पिन मूवमेंट भी करता है और उसके अराउंड रोटेशन भी करता है। तो अब हम लेटर ऑन इसी में डिस्कस करेंगे कि स्पिन क्वांटम नंबर को डिस्कवर करने का ओरिजिन क्या था। अल्कली मेटल्स जो हैं उनके वैलेंस में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उनका एक इलेक्ट्रॉन जब हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट पे आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, उससे कोई स्पेक्ट्रल लाइन प्रोड्यूस होगी। देखा ये गया कि अल्कली मेटल्स का जो एमिशन स्पेक्ट्रा है उसकी जो सिंगल लाइन है वो फर्दर स्प्लिट है, वो डबलेट है। डबलेट और फाइन लाइन में बड़ा क्लियर डिफरेंस है। ये अगर हम एक्सिस की बेस कंसीडर करें तो ये एक लाइन ऊपर की तरफ जाके टोटल इफेक्ट्स पे जाने की बजाय, अपनी हाइट पे जाने की बजाय दरमियान में एक दफा नीचे आई और फिर ऊपर गई है। इस तरह की स्पेक्ट्रल लाइन को कहते हैं डबलेट। ये वाली जो मैंने दो लाइंस ड्रा की ये डबलेट नहीं है, ये दोनों बेस से ओरिजिनेट हो रही हैं और दोनों अपनी मैक्सिमम हाइट पे जा रही हैं। डबलेट का मतलब ये है कि कोई लाइन
नीचे वाला एक्स एक्सिस इससे स्टार्ट हुई और अपनी एपेक्स पे जाने से पहले डिवाइड हुई और फिर ये वापस बेस पे आई। अगर ऐसी ही कोई लाइन जो है वो 3 सेगमेंट्स में डिवाइड हो तो उसको ट्रिपलेट कहते हैं, अगर 4 में डिवाइड हो तो उसको क्वाड्रेट कहते हैं। तो ये बड़ा जरूरी था स्टूडेंट्स के लिए अंडरस्टैंड करना कि डबलेट और फाइन लाइन में क्या फर्क है। फाइन लाइन का मतलब ये होता है कि वो बेस से स्टार्ट होती है और किस भी हाइट पे जाना है, जिस भी इंटेंसिटी पे जाना है वहां पे जाके वो खत्म। लेकिन डबलेट जो है वो बेस से स्टार्ट होती है और वापस बेस पे आने से पहले 1 या 2 सेगमेंट में डिवाइड होगी। अगर 2 में डिवाइड होगी तो उसको डबलेट कहेंगे, अगर 3 में होगी तो उसको ट्रिपलेट कहेंगे। तो अल्कली मेटल्स का एक इलेक्ट्रॉन जो है जब उसका एमिशन स्पेक्ट्रा विद हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर स्टडी किया गया तो पता चला कि उसकी लाइन सिंगल नहीं है बल्कि उसकी स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो डबलेट है। तो अगर तो 2 लाइंस हैं उसका मतलब है कि वो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, इनका इलेक्ट्रॉन एक है, एक इलेक्ट्रॉन से जो स्पेक्ट्रा प्रोड्यूस हो रहा है वो डबलेट है। तो उस डबलेट का जो रीजन था वो था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व भी कर रहा है और अपने एक्सिस के अराउंड स्पिन भी कर रहा है। इस चीज को डिस्कवर किया था गुडस्मिथ और कोलनबर्ग ने 1925 में। तो इन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के अराउंड क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकता है या एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कर सकता है। तो ये डबलेट लाइन है ये इलेक्ट्रॉन्स की क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की वजह से था। तो अब मैं थोड़ा सा समराइज कर देता हूँ आज के लेक्चर को। आज के लेक्चर का जो ओरिजिन था वो बोहर्स एटॉमिक मॉडल के जो ड्रॉबैक्स थे, जो डिफेक्ट्स थे, उनको रिजॉल्व करने के लिए शेरोडिंगर जो है वो मैदान में उतरा। उसने इलेक्ट्रॉन को बिहेवियर को एक्सप्लेन करने के लिए एक बड़ी डिटेल्ड शेरोडिंगर वेव इक्वेशन सॉल्व की। उस इक्वेशन को सॉल्व करने के बाद उसने इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को, एनर्जी को और इलेक्ट्रॉन का इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड या बाय ऑब्जर्विंग विद हाई रेजोल्यूशन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर उसने बताया कि इसके अंदर फर्दर स्पेक्ट्रल लाइंस हैं। उनकी वजह यह है कि किसी भी एटम के अंदर बोहर के बताए हुए एनर्जी लेवल्स के मुकाबले में ज्यादा एनर्जी लेवल्स हैं। वो एनर्जी लेवल कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो है वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, इसको मास्टर क्वांटम नंबर भी कह सकते हैं। इस प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम शेल भी कह सकते हैं, ऑर्बिट भी कह सकते हैं, मेन एनर्जी लेवल भी कह सकते हैं। इस शेल के अंदर फर्दर होते हैं सबशेल। सबशेल जो है वो s, p, d और f है। इन सबशेल के अंदर फर्दर ऑर्बिटल्स हैं। s के अंदर फर्दर एक ही ऑर्बिटल है जिसका नाम s है। p के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, p, x, p, y, p, z और d के अंदर फर्दर 5 ऑर्बिटल्स हैं, d, x, y, dy, z, dz, x और dz स्क्वायर। और जो स्पिन क्वांटम नंबर है दैट इज रिलेटेड टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन कि जब अल्कली मेटल्स जिनके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, जब उसका स्पेक्ट्रल बिहेवियर स्टडी किया गया तो पता चला कि उनकी लाइन जो है वो डबलेट है। तो डबलेट जो है वो इलेक्ट्रॉन की स्पिन मूवमेंट की वजह से इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है और एंटी क्लॉकवाइज भी है। अगर फर्दर किसी स्टूडेंट का क्वेश्चन हो क्वांटम नंबर से रिलेटेड तो वो हमें कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू सो मच।